हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एआर और एमआर में संबंध। ये हमारे सिलेबस का ये हिस्सा है। पिछली क्लास में हमने मांग की लोच और उसके मापन के बारे में देखा था। आज हम लोग एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और उसके बीच में संबंध मांग की लोच के साथ उसके साथ देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, ये स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से। आप चाहें तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ऑफलाइन जो बैचेस है भोपाल सेंटर के लिए और रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस हमारे ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं एआर और एमआर के बीच में संबंध। तो हम लोग एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू, और इसे बोलेंगे औसत आगम। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान देना है, आगम और लाभ उसमें अंतर है। ठीक है ना, आगम में से हम जो लागत है वो घटाते नहीं है, वो जितनी पैसे जो है वस्तु को बेचने से फर्म को प्राप्त हुई है उसे हम आगम बोलते हैं। दूसरा जो चीज है वो है हमारा एम आर। एम आर को बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब ये मार्जिन पे है, इसे बोलते हैं औसत आगम, सॉरी सीमांत आगम। सीमांत आगम। और एक और टर्म इससे रिलेटेड है, वो है टी आर, टोटल रेवेन्यू। इसे कहेंगे आप कुल आगम। ठीक है, तो पहले इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। हमने क्या कहा, बस फर्म को अपने उत्पाद बेचने पे जो धन प्राप्ति होती है, जो पैसे मिलते हैं, वो उसे हम आगम बोलते हैं। तो कुल आगम क्या होगा, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसकी जो कीमत है हम उसे पी से मान रहे हैं, वो कीमत है 20 रुपए। ठीक है, सपोज 20 रुपए कीमत है प्रति इकाई। अगर वो एक वस्तु बेचता है, उसकी एक इकाई, वस्तु की एक इकाई बेचता है, तो उसे 20 रुपए प्राप्त होते हैं। अब उसने अगर उसकी 15 इकाइयां बेची, तो कुल आगम क्या हो जाएगा, टी आर जिसे लिख रहे हैं, कुल आगम हो जाएगा वस्तु की इकाई गुणा वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत कितनी हमने मानी है, 20। ये हो जाएगी 300। ठीक है, तो इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कुल आगम टी आर इक्वल टू वस्तु की क्वांटिटी गुना प्राइस। क्वांटिटी को हम दिखाएंगे क्यू से और प्राइस को दिखाएंगे पी से। तो ये संबंध आपको याद रखना है, ये ऐसे भी बड़ा ऑब्वियस है। कुल आगम वस्तु की इकाई, ठीक है, वस्तु की इकाई और वस्तु की इकाई, वस्तु की कीमत प्रति इकाई। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा जो है कुल आगम निकल जाएगा। अच्छा, अब दूसरा है औसत आगम। औसत आगम को हम यहाँ ए आर से दिखा रहे हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जबकि ये बहुत मैथमेटिकल है, हम लोग देखेंगे आगे चल के। औसत आगम, तो जैसे देखिए औसत का मतलब क्या होता है, जैसे एक कोई स्टूडेंट है, उसने 4 सब्जेक्ट में परीक्षा दी है। 100 नंबर के सब्जेक्ट है, पहले में आया 80 नंबर, दूसरे में आया 70 नंबर, तीसरे में आया 50 नंबर। ठीक है,
और चौथे में आया 40। तो अगर इसका औसत उसे निकालना तो क्या करेगा वो, हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और उसे 4 से भाग दे देंगे। यही हमारा औसत है। उसी तरह औसत आगम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 8 7 15, 20 4 24, मतलब 240 बटे 4, मतलब कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4 छक 24। अब देखिए यहाँ, अगर औसत आगम को हम डिफाइन करें ए आर, जिसे बोलेंगे टी आर, कुल रिवेन्यू बटे वस्तु की इकाई। ठीक है, अब ये क्लियर है ना, कुल आगम बटे वस्तु की इकाई, जैसे यहाँ हमने कुल किया था और जितने सब्जेक्ट थे उसे डिवाइड किया था उस तरह से। अब इसे हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं, ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। और टी आर को हमने क्या लिखा था, टी आर को हम लिखा था क्यू इंटू पी। आप यहाँ देखिए, टी आर को हम लिखा था क्यू इंटू पी। यहाँ क्या हम टी आर के बदले क्यू इंटू पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे क्या है हमारा, क्यू है। अब इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा और बचेगा क्या, पी, जो कि हमारा प्राइस है। मतलब हमारा जो प्राइस है और औसत आगम जो है वो बराबर ही होता है। ठीक है, औसत आगम और वस्तु का मूल्य, ये एक ही चीज है। क्लियर। अब हम लोग आगे आते हैं। अब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, सीमांत लागत, सीमांत आगम लागत नहीं, ऐसे हम लोगों को लागत भी पढ़ना है, ठीक है ना, कॉस्ट। लेकिन यहाँ हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से होने वाले आगम को हम बोलेंगे सीमांत आगम। अब यहाँ क्या करना है हमें, ये निकालेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का आइडिया होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन। और डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है उसे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, अवकलज। ठीक है, जैसे अगर इन दोनों में अगर अंतर क्लियर करना हो तो मान लीजिए, हम लोग लिखते हैं ना, 11 12 में पढ़ते थे, साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के साथ तो रिजल्ट आता था कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव या अवकलज, या अवकलज क्या है, कॉस एक्स है। लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, आप देखते होंगे, वो प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, यहाँ तक पहुंचने के बीच की जो क्रिया है उसको आप बोलते हैं अवकलन। ठीक है ना, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए पहले। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए एम आर डी, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, कुल आगम, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसके रेस्पेक्ट में
क्यू के रेस्पेक्ट में। क्यू क्या है हमारा? वस्तु की इकाई मात्रा, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा अलग से। अगर आपको ये डिफरेंशिएट करना नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं अलग से एक वीडियो इसके लिए स्पेशली बना दूंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में। फिलहाल यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये पहले से आता होगा और यहाँ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ एक डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता है, वो होता है अगर यू वाई जो है u इंटू वी है, जो कि यहाँ पे है टी आर है ना, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, पहले u, उसके बाद dv, पहले u को बाहर रखेंगे कांस्टेंट, और यहाँ dv अपॉन dx प्लस अगली बार v को बाहर निकालेंगे इंटू du अपॉन dx, ये u है, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? हमने क्या लिखा? टी आर। टी आर को डिफरेंशिएट करने के लिए ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्यू, ऊपर क्यू नहीं है, तो हमको क्यू लाना है, और हम लोग ये जानते हैं टी आर इक्वल टू होता है, अभी लिखा था फॉर्मूला में, टी आर इक्वल टू होता है पी इंटू क्यू। तो इसे हम लिख सकते हैं एम आर इक्वल टू डी पी क्यू अपॉन डी क्यू। अब इसे हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये हमारा फॉर्मूला है, ये मैंने अलग से आपको लिख दिया, इस फॉर्मूला को आपको देखना है, इसी के बेसिस पे हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इससे डिफरेंशिएट करें तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिख देते हैं हम डी पी क्यू अपॉन डी क्यू इक्वल टू, पी क्यू है, पहले आप पी को बाहर निकालेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखेंगे? डी क्यू अपॉन डी क्यू प्लस, उसके बाद जैसे यहाँ वी को निकाला हुआ है, यहाँ आप क्यू को बाहर और लिखेंगे डी पी अपॉन डी क्यू, ठीक है। तो बचेगा क्या? पी और डी क्यू, क्यू नीचे है, जैसे डी एक्स का वही हो जाता है उसके साथ, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा क्यू डी पी अपॉन डी क्यू। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, पी प्लस क्यू डी पी अपॉन डी क्यू, ठीक है। अब हम इसे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, मैं नीचे जगह ले रहा हूँ। ऊपर हमारा इक्वेशन क्या हमने बना के रखा था? एम आर इक्वल टू डी पी क्यू बटे डी क्यू। इसके लिए हमने क्या वैल्यू लाया डिफरेंशिएशन करके? पी प्लस, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या है, अपॉन डी क्यू। अर्थात अगर हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं एम आर इक्वल टू, देखिए हमें एक फॉर्मूला डेवलप करना है, तो हम ना P को बाहर कॉमन मान लेंगे। तो P को अगर बाहर कॉमन मान लेंगे, क्योंकि हमको इसको मांग की लोच के साथ जोड़ना है, सबसे बड़ी बात ये है। यहाँ बचेगा 1 प्लस Q अपॉन P इंटू डी पी अपॉन डी क्यू, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। P कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा 1, और नीचे P नहीं है तो P से भाग दे देंगे, ऊपर नीचे P से भाग दे देंगे तो वैल्यू सेम ही रह जाएगी, Q इधर डी पी बाई डी क्यू, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसे हम सॉल्व करके अगर लिखें, मतलब
तो P तो इधर आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन dq अपॉन dp टू p अपॉन q। ऐसा हम लिख सकते हैं, dq अपॉन dp, मतलब अरेंज करके। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, dq अपॉन dp इंटू पी अपॉन क्यू। आप याद करिए, हमने जब इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक फॉर्मूला लिखे थे मांग की कीमत लोच के लिए। क्या लिखे थे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस गुणा पी बटा क्यू। ये मांग की लोच के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा था। क्या ये वही है, देख के बताइए आप। बिल्कुल वही है। तो मतलब इसके बदले हम यहाँ पे क्या वैल्यू डाल सकते हैं, ये ईडी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये जो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, एम आर इक्वल टू पी 1 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन लगा रहता है, वो दिखाता है कि कीमत का और वस्तु के डिमांड का जो संबंध है वो आपस में नेगेटिव है बस। तो 1 माइनस 1 अपॉन ईडी, ईडी के लिए ये सारा वैल्यू हमारा ईडी में आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमने जो है फॉर्मूला डेवलप कर लिया। फॉर्मूला हमारा क्या है, एम आर इक्वल टू पी 1 माइनस 1 अपॉन ईडी। एक तो ये हो गया। दूसरा, पी हमारा एवरेज रिवेन्यू के बराबर होता है, तो हम चाहें तो पी के बदले यहाँ ए आर भी लिख दे, शुरू में हमने देखा था। तो ये भी हम इसके बदले में लिख सकते हैं। तो ये दो फार्मूला हमें, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने शुरू में देखा था पी और एवरेज रिवेन्यू जो है वो बराबर होते हैं। तो हमने ये दो फार्मूला डेवलप कर लिया। अगर आपको इस प्रोसेस को करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे सीधे याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा समझ लें कैसे हमने निकाला है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। अब चलिए, ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब हम कुछ पुराने क्वेश्चन जो हमारे पास आए थे यूजीसी नेट में, हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है, यदि सीमांत आगम ₹9 और लोच 3 है, यहाँ जो हमने लोच ईडी से लिखा है, तो वस्तु की कीमत निकालें। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने अभी फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला है हमारा एम आर इक्वल टू, ठीक है, एम आर इक्वल टू ए आर 1 माइनस 1 अपॉन ईडी। वस्तु की कीमत निकालने के लिए बोला जा रहा है। वस्तु की कीमत आपका क्या है, ए आर ही वस्तु की कीमत है, मतलब यहाँ ए आर के बदले आप पी लिख सकते हैं। एम आर इक्वल टू पी 1 माइनस 1 अपॉन ईडी। अब वैल्यू पुट करिए। सीमांत आगम दी हुई है ₹9, तो यहाँ वैल्यू होगी 9। पी ही है जो आपको निकालना है प्राइस, 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी कितनी दी हुई है, 3। अब इसे आप सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू पी इंटू 3 का 3 और एक घटेगा तो बच गया 2/3। पी कैसे निकलेगा, 2p इक्वल टू 27, तो p इक्वल टू 13.5। वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 13.5। ठीक है, ये हमारे नेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर आप ये सिर्फ फॉर्मूला भी याद रखें तो आप इसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन याद करने में दिक्कत क्या है, आप उसे भूल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन समझा हुआ रहेगा तो आप इसे भूलेंगे नहीं। दूसरा जो सवाल आया हुआ है,
ठीक है, ये 2019 के नेट के एग्जाम में आया हुआ था। एक फर्म अपने उत्पाद को प्रति इकाई ₹10 में बेचता है। उस उत्पाद की मांग की कीमत लो जो -2 है। ये माइनस बस सिंबॉलिक है, ठीक है ना। सीमांत आगम निकालें, तो आप कैसे लिखेंगे? सीमांत आगम का फॉर्मूला हमने अभी लिखा, MR इक्वल टू AR और 1 - 1/ED। अगर कीमत निकालने के लिए बोलता तो AR को हम प्राइस से रिप्लेस कर देते, लेकिन यहाँ सीधे क्या बोला है, सीमांत आगम, यही निकालिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्रति इकाई क्या है, ₹10, मतलब सीधे वैल्यू आ गई यहाँ पे प्राइस की कीमत। AR और प्राइस एक ही होता है ना, तो ये है ना, यहाँ पे AR के बदले हम प्राइस लिख सकते हैं, तो ये आ गई 10। और 1 - 1/ED की वैल्यू कितनी दी हुई है, ED की वैल्यू दी है 2, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली सॉल्व करने के बाद, 10 इंटू 2 का 2 -1 मतलब 1/2, आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो ये हमारा AR और MR के बीच में रिलेशनशिप और उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो यहाँ दिक्कत क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये पोर्शन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये हमारा अवकलन और अवकलज वाला जो पोर्शन है, तो उनका अगर ये पोर्शन अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। फॉर्मूला तो याद रख लेंगे, ठीक है, लेकिन ये पता हो तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, खास करके अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से करेंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर करें, सो दैट और जो स्टूडेंट है उनको भी इसका फायदा मिलता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।